हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं विशाल यादव स्वागत करता हूं आपके अपने विशाल लर्निंग एकेडमी पर। तो चलिए आज हम देखेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 का। उसमें आज देखेंगे हिमांक का अनुमान। इससे पहले जो भी टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 में वो हम कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो विशाल लर्निंग एकेडमी चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम देखेंगे हिमांक का अनुमान। हिमांक का अनुमान देखिए, यह परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि 3-4 सेट में अवश्य ही कोई ना कोई इसका जो परिभाषा होता है या डेरिवेशन होता है या जो न्यूमेरिकल होता है वो अवश्य ही पूछा जाता है। तो ये इसलिए इस 3-4 सेट में अवश्य पूछा जाता है, इसलिए इसे इम्पोर्टेंट लेकर चलिएगा। आपको यह हमेशा 3 से 5 नंबर आपको दिलाएगा, या अवश्य ही 3 से 5 नंबर इसका होता है। देखिए जब 3 नंबर में पूछेगा तो वो पूछेगा हिमांक का अनुमान पूछेगा, और जो ये डेरिवेशन है यहाँ तक पूछेगा। 3 नंबर में पूछता है। जब 5 नंबर में पूछेगा तो ये यहाँ तक तो पूछेगा ही पूछेगा। हो सकता है ये टॉपिक पूछ ले या ये पूछ ले, दोनों में से कोई एक पूछ सकता है। और ये तो पूछेगा हिमांक का अनुमान, और जो हिमांक का अनुमान का जो फॉर्मूला होता है वो ड्राइव करने का कहता है। तो बस 3 से 5 नंबर का अवश्य आप कर सकते हैं बिना किसी मेहनत के। देखिए ये बहुत आसान टॉपिक है, आपको समझाने में हम देखिए बहुत आसानी तरीके से समझाएंगे। अगर आप शांति से बैठकर अगर इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको इसी क्लास में ये सभी याद हो जाएंगे, मेरा यह प्रॉमिस है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हिमांक का अनुमान समझने से पहले सबसे पहले समझते हैं हिमांक क्या होता है। पहले ये समझ लें हिमांक क्या होता है। हिमांक मतलब क्या होता है, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मतलब क्या होता है, जमना। तो वही क्या होता है हमारा हिमांक। देखिए जैसे द्रव होता है तो द्रव क्या होता है हमारा, जमता है, यानी क्या होता है वो हिम। हिम मतलब बर्फ बनता है, यानी हिम मतलब बर्फ, यानी जम जाता है। तो देखिए हिमांक का जो परिभाषा पूछता है वो कैसे लिखेंगे, अभी तक तो पेपर में पूछा नहीं गया है। अगर पूछ लिया जाता है, क्योंकि यह टॉपिक हमारे में है, तो पूछ लिया भी जाएगा। तो चलिए यह इसलिए हमें पहले से ही सतर्क रहना होगा। तो देखिए हिमांक क्या है। देखिए किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था में वाष्प दाब के बराबर होता है। द्रव का वाष्प दाब उस ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। सबसे पहले हम हिमांक समझते हैं कि किस द्रव का हिमांक, कोई भी द्रव पदार्थ है उसका हिमांक वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था में वाष्प दाब के बराबर होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। ठोस अवस्था में बोला है, अभी बताए ना। ठोस अवस्था क्या होगा, द्रव का ठोस अवस्था क्या हो जाएगा, बर्फ, यानी बर्फ हो जाएगा। तो द्रव का ठोस अवस्था में वाष्प दाब, जब ठोस अवस्था में हुआ है तो उसका वाष्प दाब, और जो द्रव अवस्था में है उसका वाष्प दाब को हम वाष्प दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं हिमांक का अनुमान। ये हमारा यहाँ से टॉपिक इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है। और देखिए हिमांक का अनुमान क्या होता है। तो अभी बताया कि जब किसी शुद्ध विलायक में जैसे देखिए जब किसी शुद्ध विलायक में, यानी द्रव पदार्थ है, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोला जाता है, यानी अवाष्पशील विलेय पदार्थ क्या हो जाएगा, जैसे नमक को हम ले लेते हैं। नमक एक क्या है, अवाष्पशील विलेय है, क्योंकि जब नमक को जल में मिलाकर जब गर्म करेंगे तो जल क्या हो जाएगा, वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, और नमक क्या हो जाएगा, उसकी बर्तन की पेंदी में क्या हो जाएगा, एकत्र हो जाएगा। इसलिए वह क्या है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ है, यानी नमक। तो क्या हो जाएगा, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो विलयन के हिमांक में जो कमी होती है, यानी जो पहले जो हिमांक था उसकी तुलना में जब हम उसमें विलेय पदार्थ को मिला रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, हिमांक में कमी आ रही है। उस कमी को ही हम क्या कहते हैं, हिमांक का अनुमान कहते हैं। तो देखिए जब उसमें कोई पदार्थ, जब से सिंपल हम क्या लिए हैं, शुद्ध विलायक, यानी शुद्ध विलायक सबसे अच्छा क्या होता है, हम द्रव ले लेते हैं, विलायक है, यानी द्रव पदार्थ इस नॉर्मल रखा गया है, तो उसका जो वाष्प दाब है, जो उसका क्या है, द्रव पदार्थ है, सिंपल है ना, तो उसका वाष्प दाब, और जो अवाष्पशील विलेय पदार्थ को यानी NaCl को उसमें मिला रहे हैं तो उसका वाष्प दाब, अब उसका वाष्प दाब क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी अभी बताए ना, उसका वाष्प दाब क्या हो रहा है, घट रहा है। तो जब उसका वाष्प दाब घट रहा है तो इसी जो घट रहा है ना, पहले कितना था, मान लीजिए कितना भी होगा ना, अब उसमें उससे क्या हो रहा है, उससे घट रहा है, कुछ कम हो रहा है, तो उसी कमी को ही हम क्या कहते हैं, हिमांक का अनुमान कहते हैं। हिमांक में अनुमान कहते हैं। तो सिंपल परिभाषा है, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो
विलयन के हिमांक में जो कमी होती है, विलयन के हिमांक में जो कमी होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं। आई होप समझ गए होंगे। चलिए इससे सबको आप आसानी से समझ में आ जाएगा। जब ये आपको पता होगा तो आप इस जो ये परिभाषा है वो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय यानी क्या, NaCl नमक। अवाष्पशील विलेय को विलायक में मिलाने पर यानी जल में मिलाने पर उसका वाष्प दाब घट जाता है, यानी जो उसका वाष्प दाब है वो घट जाता है। जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ को जब हम विलायक में मिलाएंगे तो उसका जो वाष्प पहले से वाष्प दाब था वो बाद में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो उसका वाष्प दाब घट जाता है। जबकि हिमांक भी घट जाता है। जब वाष्प दाब घटेगा तो हिमांक भी घटेगा। जबकि क्वथनांक क्या हो रहा था, बढ़ जा रहा था। हम कल पढ़े थे ना कि क्वथनांक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा था, जबकि यहाँ पर हिमांक क्या हो रहा है, घट रहा है। जबकि क्या हो रहा है, हिमांक घट रहा है। तो इसलिए हम क्या करते थे, अब ये हिमांक घट जाता है तब इसलिए हम मानेंगे विलायक का हिमांक कुछ होगा तो हम मान लेंगे, और विलयन का जो कुछ हिमांक होगा वो भी मानेंगे। तो माना विलायक का हिमांक क्या है, TOF है, यानी O क्या है, अब्सोल्यूट। अब्सोल्यूट माने क्या होता है, विलायक, और F माने क्या होता है, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मतलब जमना, यानी जमना मतलब हिमांक। तो फ्रीजिंग, अब्सोल्यूट का फ्रीजिंग और विलयन का हिमांक यानी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग। तो विलयन का क्या हो जाएगा, हिमांक हो जाएगा। अब देखिए हिमांक में अवनमन, तो हिमांक में जो अवनमन होगा वो देखिए हम शुद्ध विलायक में से क्या करेंगे, विलयन को घटाएंगे, क्योंकि जो शुद्ध विलायक था उसका हिमांक अधिक था और जो उसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाए हैं तो इसलिए उसका क्या हो गया, हिमांक घट गया है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि जब उसके विलायक में मिलाने पर उसका वाष्प दाब घट जाता है जबकि हिमांक भी घट जाता है, यानी जो शुद्ध रूप से विलायक था उसका हिमांक अधिक था और जब उसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ को हम मिलाए तो उसका वाष्प दाब क्या हो गया, घट गया। यानी शुद्ध रूप से विलायक का वाष्प दाब पहले होगा, अधिक होगा ना, तो अधिक वाला में से कम वाला घटाएंगे। तो शुद्ध रूप से विलायक का वाष्प दाब अधिक है और जो सॉल्यूशन का वाष्प दाब है वो कम है, यानी अधिक में से कम वाला को घटा देंगे। ये याद रखना है कि सॉल्यूशन जब हिमांक का अवनमन आएगा तो शुद्ध रूप से जो विलायक हो वो उसमें से घटाएंगे विलयन को घटाएंगे शुद्ध रूप से विलायक में। और जबकि यहाँ पर क्वथनांक का उन्नयन आता तो उसमें क्या, सॉल्यूशन में से क्या करते, विलायक को हम घटाते। ये यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य है। अगर याद रखते हैं तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो आई होप समझ गए होंगे कि क्या करना है। यहाँ पर इसमें क्या होता है, शुद्ध रूप से विलायक का वाष्प दाब और माइनस विलयन का जो क्या होता है, हिमांक में अवनमन। विलयन का अवनमन हिमांक क्या होता है और यहाँ पर क्या होता है, शुद्ध रूप से विलायक का हिमांक होता है। समझ गए होंगे यहाँ तक। अब चलिए इसके आगे आएंगे तो क्या होता है, हिमांक के अवनमन एवं मोललता में संबंध। जैसे क्वथनांक में उन्नयन और मोललता में संबंध पढ़े थे उसी प्रकार यहाँ पर पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन एवं मोललता में संबंध, रिलेशन पढ़ेंगे। तब चलिए देखते हैं। तो हिमांक में अवनमन क्या होता है, वो मोललता के सीधे क्या होता है, समानुपाती होता है। तो मोललता के सीधे ये क्या होता है, समानुपाती होता है। अब देखिए डेल्टा TF मतलब फ्रीजिंग और डेल्टा T मतलब हिमांक में अवनमन। तो फ्रीजिंग मतलब हिमांक में अवनमन क्या हो जाएगा, KF। जब यहाँ पर समानुपाती स्थिरांक को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा पास एक स्थिरांक आएगा। तो क्या हो जाएगा, ये समानुपाती स्थिरांक आएगा। ये क्या है, हमारा समानुपाती स्थिरांक हो जाएगा। इंटू क्या हो जाएगा, मोललता हो जाएगा। और KF बराबर, हम मोललता बराबर पढ़े हैं कि WA इंटू 1000 MA इंटू WB हो जाएगी। ये मोललता का सूत्र है। आप इससे जो लास्ट वाली क्लास में है होगा उसमें हम किए हैं। तो यहाँ पर ये हो गया। और देखिए यहाँ पर KF क्या होता है, KF के मोलल अवनमन स्थिरांक होता है। क्या होता है, KF मोलल अवनमन स्थिरांक होता है। अब देखेंगे हम, यही देखेंगे मोलल अवनमन स्थिरांक। देखिए यहाँ पर आएगा मोलल अवनमन स्थिरांक और ग्राम अणु अवनमन स्थिरांक। ये दोनों परिभाषा क्या है, सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा इसमें अंतर है। देखते हैं क्या डिफरेंस है। देखिए ये मोलल अवनमन स्थिरांक का ये 2026 में पूछा गया था। ये क्या पूछा गया, 2026 में पूछा गया था और ये 2025 में पूछा गया था, इसलिए हम इसको भी देखना हमें आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक। जब 1 किलोग्राम शुद्ध विलायक में, विलायक क्या होगा, 1 किलोग्राम होना चाहिए। जब 1 किलोग्राम शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ यानी NaCl के 1 मोल को घोलने पर हिमांक में अवनमन, हिमांक में जो अवनमन यानी हिमांक में जो कमी आती है उसी हम कमी को क्या कहते हैं, अवनमन स्थिरांक कहते हैं।
मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर मोलर अवनमन स्थिरांक को अभी बताया किससे दर्शाते हैं, के एफ से दर्शाते हैं। तो के एफ से हम सूत्र निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, के एफ बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ बटा मोललता हो जाएगा। तो डेल्टा टी एफ बटा क्या हो जाएगा, मोललता हो जाएगा। और देखिए के एफ का मान, मोललता को हम यहाँ से भी एक सूत्र बना सकते हैं। तो के एफ बराबर क्या हो जाएगा, ये एम ए इधर आ जाएगा, डब्ल्यू भी ऊपर आ जाएगा, यानी डेल्टा टे एफ इंटू एम ए इंटू डब्ल्यू बी। अब बटे में क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए इंटू 1000, तो डब्ल्यू ए इंटू 1000 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो समझ गए। और देखिए ये जल के लिए के एफ का मान हमें याद रखना होगा, क्योंकि जो पेपर में कभी कभी के एफ का मान जो जल के लिए होता है वो कभी कभी देता है और कभी कभी नहीं देता है, इसलिए हमें याद रखना आवश्यक है। तो हम याद कर लेंगे, क्या हो जाएगा, जल के लिए के एफ का मान 1.86 केल्विन इंटू किलोग्राम प्रति मोल होता है। ये मात्रक अवश्य याद रखिएगा, मात्रक नहीं लिखेंगे तो आपका 1 नंबर, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो उसमें 1 नंबर काट लिया जाएगा, इसलिए हमें मात्रक सबसे अधिक इंपॉर्टेंट होता है। अब चलिए आगे चलते हैं। ग्राम अणुक उन्नयन, ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक होता है। तो देखिए ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक क्या होता है, इसमें होता है, देखिए इसमें यहाँ पर क्या होता है 100 ग्राम होता है, यहाँ पर क्या होता है 1 किलोग्राम होता है, बस इसमें यही थोड़ा सा अंतर होता है। इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर बड़ा है ग्राम, यानी इसमें ग्राम में होगा, इसमें क्या होगा किलोग्राम में होगा। यहाँ पर मोलर अवनमन स्थिरांक बोले या ग्राम अवनमन स्थिरांक बोले, तो ग्राम है तो यानी 100 ग्राम लेना पड़ेगा, और मोलर अवनमन स्थिरांक है यानी 1 किलोग्राम लेना पड़ेगा। तो देखिए ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक क्या हो जाएगा, 100 ग्राम विलायक में, यानी विलायक क्या लेना होगा 100 ग्राम, 100 ग्राम विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ का 1 मोल घोलने पर, तो अवाष्पशील विलेय यानी NaCl का 1 मोल घोलने पर हिमांक में जो अवनमन होता है उसे क्या कहते हैं, ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। और देखिए यहाँ पर भी अवनमन स्थिरांक है, ये भी के एफ ही होगा, लेकिन के एफ का मान यहाँ पर जब 1000 था, यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, बाकी सब सेम होगा, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। इसकी परिभाषा भी देखेंगे तो सेम टू सेम है, बस इसमें 1 किलोग्राम बदला है, इसमें क्या होता है 100 किलोग्राम, 100 ग्राम है। ये थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य है, आप याद रख सकते हैं। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट आप देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा हिमांक में अवनमन आ जाएगा, और उसके बाद आएगा अवाष्पशील, ये कोटेशन आ जाएगा। ये कोटेशन याद रखते हैं आप तो आप आसानी से इस परिभाषा को भी लिख सकते हैं, और जो ये समझने वाला है इसको भी आसानी से समझ सकते हैं। और देखिए ये तो आपको याद करना ही होगा, ये क्योंकि फार्मूला है, फार्मूला को हम न्यूमेरिकल में उपयोग किया जाता है। न्यूमेरिकल जब 5 नंबर का पूछा जाता है तो उसमें एक न्यूमेरिकल भी, इसके साथ एक न्यूमेरिकल भी जोड़ दिया जाता है, इसलिए वो 5 नंबर का पूछा जाता है। देखिए ये न्यूमेरिकल के लिए ये इम्पोर्टेंट है, जो ये क्या है फार्मूला है, ये न्यूमेरिकल के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये भी, ये तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, इसी पर न्यूमेरिकल आता है, और इसी में यह क्या होता है उपयोग होता है, इसी सूत्र में यह उपयोग किया जाता है। तो ये समझने योग्य बात है। और देखिए इसमें तो ये तो याद कर लेंगे, ये तो दोनों एक समान है, बस यहाँ पे किलोग्राम में करना है, यहाँ पर क्या करना है ग्राम में करता है। और इसका फार्मूला अवश्य याद कर लीजिएगा, और इसका याद कर लेंगे तो आपको इसका तो फार्मूला याद ही हो जाएगा, बस इसमें 1000 है, इसमें क्या है 100 है। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर Ma क्या है, विलेय पदार्थ का अणुभार, विलेय पदार्थ यानी NaCl जो घोले थे उसका अणुभार, और Wb क्या है, Wb मतलब विलायक, यानी क्या हो जाएगा विलायक का ग्राम में भार हो जाएगा, विलायक का ग्राम में भार, और Wa क्या है विलेय का ग्राम में भार हो जाएगा। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप विशाल लर्निंग एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इससे जो अगले आने वाली वीडियो है वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे, और आप उस वीडियो का लाभ आसानी से उठा पाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।